रोमांटिक कहानियाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो रूमी कहने लगी कि मुझे भी दूध पीती बच्ची न समझना। मुझे भी पता है कि शादी की रात पति क्या करता है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे पूछा, पति ऐसा भी क्या क्या करता है दुल्हन के साथ? जरा भी मुझे तो बताओ। जिस तरीके से वो बोल रही थी मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी कि शादी की रात तो पति अपने पत्नी के मुंह दिखाई का तोहफा भी देते हैं। मैंने उससे कहा कि उसके बाद क्या होता है, तो कहने लगी कि फिर पति पत्नी के साथ उसके कपड़े उतारता है और खूब लंबा किस करता है और पत्नी के ऊपर सो जाता है। रात ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उसको यहीं पर सोने दूं और मैं जाकर दूसरे वाले कमरे में सो जाऊं। तभी रूमी ने मुझे पकड़ लिया और बोली, मुझे पता है अपने हस्बैंड को काबू में कैसे करना है। वो पूरी तरीके से बिना कपड़ों की थी। यह देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। मैं करता भी किया और भी हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा और वो फिर से उस बात पर मैंने अपना सर हिलाया। उसे कहने लगा, अच्छा चलो, तो तुम्हें सब पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? तो कहने लगी कि लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है। बस इतना ही मैंने सीरियलों में देखा है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ही मन मन मुस्कुराया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास खींच लिया और उससे कहने लगा कि असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होती है। और मैं उसे और भी ज़्यादा डराना चाहता था, इसीलिए अपने सख्त हाथों से उसके पूरे जिस्म को घुमाने लगा। उसके जिस्म पे महसूस करके अजीब सी निगाहों से देख रही थी। वो मेरे से बोली कि तुम अपना कपड़े चेंज करो। मैं अपने उसके गाल पर हाथ फेरी तो मेरे हाथों को पकड़कर कहीं और ले गई और तब मुझे भी नहीं रहा जा रहा था। वो काली जालीदार नाइटी में मेरी 17 साल की दुल्हन मेरे बेड पर बैठी हुई थी। अभी उसके पीरियड्स होते 4 साल हुआ था और उस लड़की की शादी करा दी गई थी। वो बहुत छोटी और मासूम थी। तो मैं करीब जाकर बैठ गया, उसके होठों पर अपना हाथ रखा तो उछलकर एकदम बेड के उस साइड चली गई और मुझसे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है? मैंने तो सुना था कि पति को रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद होती है। मेरी यह बात सुनकर वो थोड़ी डर गई थी। तब मैंने अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, इसीलिए जल्दी से लाइट बंद कर दिया और उसके बालों को खींचकर उसे अपने पास किया और उस पर अपना हक, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर वालों ने मेरी शादी कराई थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी को पसंद करता था, बस इसीलिए कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरी उम्र अभी बहुत कम थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की से उम्र तक नहीं देखी थी। इतना कम उम्र की लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र की लड़की से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि हम माँ बाप के 2 ही बेटे थे और हम दोनों भाई की बचपन से ही शादी तय कर दी गई थी। हम राजस्थान से संबंध रखते हैं, वहाँ पर यह आम बात थी। बड़े बूढ़े बचपन में ही शादियां तय कर देते थे। और रूमी तो मेरी भाभी की बहन थी। मेरी रीता भाभी की बहन रूमी से मेरी शादी हो गई थी। अब इस वक्त कमरे में रूमी दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई थी। मैंने जय श्री कृष्ण कहा और बेड पर जाकर बैठ गया। मैं पहले से शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। जैसे ही करीब जाकर उसके नरम मुलायम गुलाबी होंठों को उंगली फेरना शुरू किया तो मेरे उंगलियों और उसके होंठों को उसके होंठ पे लगते झटके के साथ मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी कि ये क्या बेशर्मी है, तुम अपना हाथ पीछे करो। मैं भी सख्ती से बोल क्या करूँगी और अपना हाथ पीछे कर लिया। अब पत्नी बन चुकी हो मेरी, वैसे भी बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, और स्टेज पर तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी, फोटो खिंचा रही थी। अब क्या हुआ? अब पता चलेगा कि शादी की रात पति पत्नी के साथ क्या करता है। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम्हें हमेशा के लिए होश आ जाएगा। तुम्हारे जब उड़ेंगे
तब तुम्हें बेहद करीब आकर मैंने यह सब कुछ उससे कह रहा था कि मेरी बातें सुनकर वो बहुत घबरा गई और कहने लगी, देखो मैं ऐसा बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती, मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ये कहकर मैं बेड से खड़ी हो गई और वह बहुत घबरा रही थी। उसको ज़ोर से पकड़कर मैंने खींच लिया और बैठाया और मैंने कहा, सुनो, पता होगा ना कि शादी की रात क्या क्या होता है। तो रूमी कहने लगी, मुझे भी दूध पीती बच्ची ना समझो, मुझे ही पता है कि शादी की रात क्या होता है, पति क्या करता है। यह सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा, पति भी क्या क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी बताओ। जिस तरह से वो बोल रही थी मुझे नहीं लगता था कि उसकी शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी कि शादी की रात तो पति अपने पत्नी के मुँह दिखाई का तोहफा देता है। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है? तो कहने लगी, फिर तो एक लंबा लेक्चर भी सुनाता है कि मेरे मम्मी पापा बहुत ख्याल रखना, उनकी बहुत सेवा करनी है और उनका हर हुक्म मानना है, वगैरह वगैरह। तो मैंने भी कहा कि वह तुम्हें भी इतना बड़ा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, मैं तो तुम्हें पहले ही से जानता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। हाँ, तुम समझदार तो हूँ मैं, मुझे भी यह पता है कि अपने सास ससुर पर कैसे काबू करना है और कैसे पाना है। यह सुनकर तो मुझे मेरे होश ही उड़ गए। बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी और हैरान भरी नज़रों से मैं उसे देखने लगा था। उसे इस बात पर मैंने अपना लहजा और चेंज किया। उसे कहने लगा, अच्छा चलो, अब तुम्हें कुछ पता है तो उसके बाद से क्या होता है? वह कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, बस इतना ही मैंने सीरियलों में देखा है। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत मुस्कुराया। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उससे कहने लगा कि असल तो खेल शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होती है और मैं उसे और ज़्यादा डराना चाहता था, इसीलिए अपने सख्त हाथों से उसके पूरे जिस्म पर हाथ फिराने लगा। अपने जिस्म पर हाथ फिरना देखकर घबरा रही थी। वो मेरी बातें सुनकर हिचकिचाने लग रही थी। मैंने उससे, तुम अपना कपड़ा चेंज करो तो मेरी छोटी सी जान पर बन आ जाती है। मैंने उसके गाल पर धीरे से चींटी काटी तो वह बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी से एक नाइट सूट निकाल दिया और उससे कहा कि ये पहन लो, और वह नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई। मैं उसका इंतज़ार करने बैठा हुआ था। चेंज करके आई तो मेकअप धुल चुका था और उस बारीक जालीदार नाइटी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा बदन नाइटी से झलक रहा था। फिर भी वह अपने खुले बालों की चोटियाँ बनाने लगी थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम खुले बालों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बालों को खुला रहने दो, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उसको बाजू से कसकर पकड़ लिया था और बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, रूमी तुम तैयार हो ना, क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। वह तो मेरी बातें सुनकर बहुत घबरा रही थी और कहने लगी, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं अभी ही इतना डर रही हूँ। इतना क्यों डर रही हो? अभी कुछ किया नहीं है और तुम अभी से इतना डर रही हो, फिर आगे क्या होगा? आगे तो बहुत बड़ा खेल खेलना है। अब तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हारा क्या हाल होगा, तब तुम मेरी बातों को समझ पाओगी। तुम्हारी पूरी दुनिया घूमती नजर आएगी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता, बहुत कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे डराना चाहता था बजाय उसे भरोसा दिलाता। मैं उसे शादी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा डराना चाहता था ताकि रूमी नाम की लड़की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से इतना डर जाए कि घर ही न बसा सके और फिर अपने घर वालों को या ये साबित कर सकूं कि घर में दो बहनों का लाना गलत होता है और कम उम्र में शादी करना ये भी बहुत ज़्यादा गलत होता है। मैं लाइट जला ही नहीं सोऊंगी। उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और मैंने कहा कि क्यों रूमी, यूं तो नहीं होगा जाने मन, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी पता चलनी चाहिए, क्या होती है। शादी की रात लाइट बंद करने का बहुत शौक था ना तुम्हें? अच्छे कपड़े, जेवर, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने बल्ब बंद किया और ज़ोर से उसकी कलाई पकड़ी तो अपने
करीब किया और जैसे ही उसने सीने से लगाया उसको जोर से भींचा। वह चिल्लाकर उठी और जल्दी से पीछे हट गई और बल्ब भी ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू बहने लगी थी। मेरा मकसद अब पूरा हो गया था। मैं भी उसे डराना चाहता था। मैंने कहा, चलो नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करूँगा। अभी मैं प्यार से तुम्हें से बात कर रहा हूँ, जबकि मैंने भी बड़ी जोरों से अपने सीने से जकड़ लिया था। वह जल्दी से खड़ी हो उठी और कमरे से बाहर चली गई। उसने बड़े भाई का दरवाज़ा पूरी तरह खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बहुत शौक था ना मेरे भाई को शादी की उनकी खुदगर्जी का उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रमेश भाई के साथ साथ मेरे माँ बाप। कमरे का दरवाज़ा खुला। वो भी कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। कहने लगी, दीदी मुझे आपके साथ ही सोना है। भाभी के सीने से जाकर लगकर जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, दीदी मुझे आपके साथ ही सोना है। हिमेश भाई का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मेरी भाभी रूमी को रोने से बहुत परेशान थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें रूमी? कहने लगी कि मैं आकाश के कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। हिमेश भाई बेहद परेशान नजर आ रहे थे। भाभी उससे वजह पूछने लगी तो वह वजह कुछ बताती, उसने कुछ नहीं बताए। रूमी तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाकर मैं बैठ गई। मेरे कहने पर कोरने लगी आकाश से, उसे क्या हुआ है? शादी के रस्मों पर तो वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मैंने कहा, बहुत शौक था ना आप लोगों की छोटी उम्र की लड़की से मेरी शादी कराने का, आप देख लीजिए। उसका बचपना हाथ पकड़ा नहीं कि शोर मचाना शुरू कर दिया। संभालिए। अब खुद को यह कहकर मैं अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। उससे पहले कि मैं सोता मेरी भाभी हिमेश ने बड़े गुस्से में तकिया पकड़ा और मेरे कमरे में जोर से धक्का से तकिया के बेड पर फेंका और बैठ गया। मैं पलटकर उसे के तरफ देखा। कहने लगा, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे? पत्नी ने कहा, कैसे हाथ रखूं? तूने तो मेरा बना बनाया खेल सब कुछ बिगाड़ दिया। तमाशा खड़ा कर रखा है उसने। मेरी रात काली हो गई है तुम्हारी वजह से। मैंने कहा, मैंने क्या किया? मेरी गलती क्या है? अरे जब 17 साल की लड़की को दुल्हन बनाकर कमरे में भेजोगे तो यही सब कुछ होगा ना। एक पैसे की अकल नहीं है उस लड़की के अंदर। वह तो शादी बस इसीलिए कर रही है कि मुंह दिखाई महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनूंगी। उसे थोड़ा बहुत भी मालूम नहीं था कि शादी क्या होती है। रात आपको नहीं मेरी काली हुई है, इसीलिए आप चुपचाप सो जाइए। ये कहकर मैं बल्ब ऑन किया और सो गया। लेकिन भाई को तो शायद नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल लिए जा रहा था। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मुझे बहन बहुत नींद आ रही है। कहने लगा, मुझे तो मेरी रातें काली हो गई, नींद नहीं आ रही है। बदतमीज कहीं का, पत्नी को कुछ वक्त ही दे देता, मेरी रात तो काली न होती। मैंने दिल में कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। खुद की शादी किए मेरी भी करवा दी। मैं रोता रहा, बिलखता रहा। भाई मेरी माँ के बात मानो, मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं, अब मज़ा आ रहा है ना, जब पत्नी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, यह तो शुरुआत है। देखिए तो सही, उस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज आकर आपके कमरे में सोएगी और अब आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने दिल का इरादा कर लिया था ताकि अपने माँ बाप के उसके बात को झुठला कर रखूँगा। एक घर में दो बहनें लानी नहीं चाहिए थे और अगली 7 पुश्तों तक कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। फिलहाल अगली सुबह रीता भाभी और रूमी दोनों ही कमरे में एक साथ बाहर आई थी। मम्मी नाश्ता बनाकर तैयार कर चुकी थी और सबका वेट कर रखी थी। मेरे भाई का बड़ा मूड खराब था। वो बार बार रीता भाभी को देखे जा रहे थे। वो बेचारी नज़रों से चुरा रही थी, जैसे वो कह रही है, मेरी क्या गलती है? रूमी जब भी मुझे देखती तो मैं उसे घूरने लगता। वह जल्दी से मुझे घबरा कर नज़रें चुरा लेती थी। मैं चाहता था कि उसके दिल में इतना डर बैठा दूँ कि वह मेरे करीब ही ना आए और मेरे कमरे में आने की कोशिश ही ना करे। मैं तो अपने दिल में बहुत खुश हो रहा था और तसल्ली दे रहा था कि अब यह लड़की मेरे कमरे में कभी आने वाली नहीं है। पूरा दिन वह भाभी के कमरे में रही और मेरा भाई दिन ब दिन आंगन में जले कटों की तरह, बिल्ली की तरह चक्कर
लगा रहा था, करवरे ले रहा था। घड़ी उनको भी पत्नी के साथ नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं बड़ा खुश था और बड़े मज़े से अपने कमरे में फिर रहा था। दिल तो क्या दोस्तों के चला गया यार, और खूब मज़े लिए। दोनों बहनों को पग फेरे में जाना था। आज हम दोनों भाइयों की शादी का छठा दिन था और हमारे घर में ससुराल वाले आए हुए थे और रमेश भाई बड़े तैयार हो करके बैठे थे। यह देखकर मैं काबू न रह पाई थी। रूमी मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और जोर से दबाया और उसके कान के करीब जाकर कहा कि अब तो मैंने मायके जा रही हो, लेकिन आओगी तो कहाँ सोओगी? आज हम दोनों भाई अपने ससुराल अपनी पत्नियों को लेने गए थे। वापस आने पर फिर से मैं रूमी को डराया, आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो मेरे ही कमरे में है ना? और आज तो तुम वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मैं तुम्हारे कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन वह आज बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। कल वाली चंचनाहट उसकी एक रात में ख़त्म हो चुकी थी। वह बार बार मेरे हाथों को अपने हाथों से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और अब वह घर पहुंच चुके थे और भाई ने भाभी के साफ कह दिया था कि आज वह चाहे तुम्हारे कमरे में दरवाज़ा खोले या पीटे तोड़ दे, तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी। इसीलिए वह रूमी को समझा रही थी कि देखो, शादी के बाद यही सब कुछ होता है। दोनों हाथ पकड़ के आंगन में बैठे थे। कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उसके कमरे से डर लगता है। भाभी उसे समझाने लगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, वह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। वह कहने लगी, आपको नहीं पता, उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। भाभी उसे पर्दे पर्दे से सब समझा रही थी। शादी के बंधन में पति पत्नी एक साथ होते हैं तो एक जिस्म और एक जान होते हैं। इसमें डरने और कमरे छोड़कर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी रूमी अपने जिद पर अड़ी रही। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी वरनी शादी वोदी, मुझे पापा के घर भिजवा दीजिए, मैं वहीं रह लूँगी। देखो, यह सब तो नहीं हो सकता। इस वक्त तुम्हें कोई एतराज़ नहीं था, ठीक है, तुम्हें शादी कोई एतराज़ नहीं था। कहने लगी, मुझे क्या पता था कि शादी, मुझे नहीं पता था कि मैं आकाश के कमरे में जाऊंगी और आकाश ऐसे करेगा। भाई अपने कमरे के दरवाज़ा के पास हाथ बांधकर खड़े थे। भाभी के दरवाजे घूरे जा रहे थे और दरवाज़ा बंद नहीं किया। अलमारी से अपने एक कपड़ा निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक हरकत को नोट कर रहा था। वह बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी। फिर धीरे से अपना तकिया उठाई और चादर उठाया, बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम बाहर कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं बाहर आंगन में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा, ये लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा बंद करके जाना, ठीक है? वह जल्दी से मान गई। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक ठाक था। वह मुझसे कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। ज़्यादातर उसका वक्त भाभी के साथ ही बीतता था या फिर मेरी मम्मी के साथ। वह उनके साथ बैठी रहती थी, गप्पे मारती रहती थी, हंसती रहती थी। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से आता, मुझे देखकर जैसे कि वह सांप सूंघ जाता। शायद भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन वह महारानी किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस उसका एक ही काम था, मेरी माँ के साथ बैठकर बातें करना, हंसना, जोक सुनना। पापा की कंपनी भी उसकी बहुत अच्छी लगने लगी थी। अब वो हम सबसे ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मैं भी खड़े सुनता रहता। बस सब सो जाते और आंगन के सोफे पर आराम से जाकर सो जाती और फिर सुबह उठने से पहले ही कमरे में आकर तकिया फेंक देती और लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। इसी तरह महीना भर बीत गया था। पापा ने कहा कि सबसे पहले हनीमून पर हिमेश और रीता जाएंगे, जब वापस आएंगे तो फिर आकाश और रूमी को भेज देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन रूमी बड़ी उदास थी। वह कहने लगी, दीदी आप अभी क्यों जा रहे हो? मुझे भी आपके साथ ले जाइए ना, मैं भी आपके साथ ही घूम लूँगी, मुझे आकाश के साथ नहीं जाना। रूमी भाभी उसे समझाते हुए जा चुकी थी। वह यही हिमेश भाई के कमरे में जाकर सो जाती, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा। फिलहाल मेरी पत्नी थी। शुरू शुरू में पापा और भाई की ज़बरदस्ती शादी की वजह से मैं यह सब कर दिया था, लेकिन अब दिल चाहता था कि वह कमरे में आए, मुझसे बातें करे। अब भी मेरी जज्बात उभर रहे थे जो कि तंग आने लगे थे, लेकिन जिस तरह मैं उसे डरा चुका था, वह तो मुझे देखते ही डर जाया करती थी। एक बार मुझे गहरी नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि रूमी से
अपने किए के व्यवहार से माफ़ी मांग लेना है और अपने कमरे में लाना चाहिए, तो उसे प्यार और सब कुछ देना चाहिए जिसकी वो हकदार थी। मैं भी अब कब तक ऐसे सोता और भटकता रहूँगा? आखिर जो होना था वो तो हो चुका। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैंने हिमेश भाई के कमरे का लॉक घुमाया तो दरवाज़ा खुल चुका था। मैंने हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन कमरे के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने फिर हल्का सा दरवाज़ा को बजाया, लेकिन रूमी ने अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं खिड़की से थोड़ा सा खोल दिया, लेकिन वह बेखबर होकर बेड पर सो रही थी। उसकी बालों की लट हवाओं में लेकर उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। उसके हुस्न को और भी ज़्यादा चार चांद लग रही थी। शायद मेरी ही नज़र लगने वाली थी। बस मैंने सोच ही लिया था कि मेरा गुस्सा अब ख़त्म होना चाहिए और हिमेश भाई की तरह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अब बिताना चाहता था। हिमेश भाई को अब गए हुए अभी 8 दिन हुए थे और भाभी 8 दिन के बाद वापस आना था। फिर मुझे रूमी के साथ जाना था। मैं चाहता था कि इससे पहले कि रूमी के साथ दोस्ती कर लूं, मैंने धीरे से रूमी को आवाज़ दी, लेकिन वह बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि उस खिड़की के अंदर जा कर के जगा सकूं, इसीलिए मैंने खिड़की को कांच खटखटाया। उठो। ये भी डर था कि कहीं मेरी आवाज़ मम्मी पापा के कमरे में ना चली जाए। बड़ी मुश्किल से ही सही उसने अपनी आंखें खोली थी। मुझे खिड़की के पास देखकर वहां आ गई। मुझसे कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, क्या रोज़ रोज़ तमाशा बना लिया है तुमने? चलो आज अपने कमरे में आ जाओ। लेकिन यह सुनकर वह फिर से घबराने लगी। मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं आना, पर यहाँ पर ठीक हूँ। मैंने कहा, रूमी अच्छा आओ, एम सॉरी। मैं तुम्हें अब कोई ज़बरदस्ती बदतमीजी नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ आओ, कमरे में आओ। लेकिन वह ना आई और ना मैं सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं मैं कमरे में आकर अब और नहीं कुछ कर सकती। अपने हाथ पांव कुल्हाड़ी तो अब खुद पे ही मार लेती। कमरे में खड़ी दरवाज़ा सब बंद करके सोती थी। फिलहाल खाना उसे टेबल पर मेरे साथ ही बैठ कर के खाना था। मम्मी पापा सामने बैठे हुए थे। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठी थी, मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाता। जब भाभी थी तो उनके पास ही बैठती थी। मैंने उससे कहा कि मेरी प्लेट में चावल डाल दो। उसने मेरी प्लेट में चावल डाल दिया। मैंने अपना पैर अपने उसके पैरों पे रख दिया। वो बुरी तरीके से चीखी। बाकी सब मेरी तरफ देखने लगे थे। मैं भी उस पर एक नज़र डाला और वो मेरे पाँव के नीचे अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस इस तरह से चिल्लाने पर मैंने अपना पैर नहीं हटाया। गुस्से से और दबाना शुरू कर दिया। अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ देख वह अपना आपा गंवाने लगी थी। अपने पाँव पीछे करती हुई नज़र आने लगी थी। फिर उसके पाँव तक पहुंच जाता। वह इस तरह नर्वस थी कि उसे खाना ठीक से नहीं खाया। जब से भाभी गई हुई थी, सारा काम उसके सर पर आ गया था। माँ से पूछ पूछ कर खाना बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब आंगन में थे तो वह किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में आ गया और फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल कर गिलास में डाल कर वह बर्तन धोने में बिजी थी। पानी पीने के बाद मैं उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया था और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो बुरी तरह से डरती हुई पीछे हटी। मैंने उसका मुंह अपने हाथों में दबा लिया और अपने बाहों में जकड़ लिया। वो बुरी तरीके से उछल रही थी, पीछे पलटकर देखने की कोशिश कर रही थी, पर मैं उसके कंधे पर अपना सर रख चुका था। मैंने कहा, मुझे इतना भागती क्यों हो? पति हूँ तुम्हारा। कहने लगी, आकाश मुझे छोड़ो प्लीज़। मैंने कहा, शरारत से आज कमरे में आ जाना। वैसे भी कल भाभी भाई वापस आ रहे हैं तो फिर तुम्हें मेरे साथ ही हनीमून पर जाना होगा। फिर वहाँ क्या करोगी? रूमी, अगर आज तुम मेरे कमरे में नहीं आई तो कल मैं तुम्हें आना ही पड़ेगा। याद रखना कि गिन गिन कर बदला लूँगा। तुमसे पता नहीं क्यों मैं हमेशा इस तरह से अकड़ कर बातें करता था। वह यह कहना था कि वह चिल्लाने लगी। मैंने जल्दी से उसे छोड़ दिया। मम्मी पापा दोनों किचन में आ गए और कहने लगे, क्या हुआ? कहने लगी, कॉकरोच। माँ कहने लगी, यहाँ कहाँ से कॉकरोच आया है? अभी सेल्फ पर तो पता नहीं कहाँ चला गया। मैं समझ गया था कि मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए ये सब कुछ किया था। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी भाई दोनों आ गए थे। शादी के 1 महीने बीत चुका था, लेकिन
मिस रूमी थी कि काबू में नहीं आ रही थी। सबके सोने के बाद वह आंगन में तकिए को लेकर लेट जाती थी। तभी मैं कमरे के बाहर आ गया, उसकी कलाई पकड़ी और मैंने कहा, शराफत से कमरे में चलो। कहने लगी, नहीं नहीं जाना। अब जबरदस्ती भी की तो चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, शौक से चिल्लाओ। ये कहकर मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और जबरदस्ती से उसे कमरे में उठा ले गया था। लाइट बंद कर दी और उसके बेड पर उसे लेटने दिया। हिमेश भाई का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और वो माँ के दरवाज़ा खटखटा रहे थे। माँ ने दरवाज़ा खोला तो कहने लगे, रीता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है माँ, आकर देखिए उसे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे रूमी को छोड़ना पड़ा और वो जल्दी से ही कमरे से बाहर निकल गई। भाभी की उल्टी रुकी नहीं रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी माँ रूमी से कहा, जाओ नींबू पानी बनाकर लाओ। वो जल्दी नींबू पानी बनाकर लाई, भाभी को पिलाया, फिर से डॉक्टर के पास ले गए। तब मालूम हुआ कि भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। खुशी की खबर थी, इसीलिए सब बहुत खुश थे। चलो चाचू बन जाऊंगा। इसीलिए अब हमारा हनीमून तो कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी अब रूमी पर आ पड़ी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी अब रूमी ही देने जाती थी। वही सब कुछ करती थी, संभालती भी वही थी। इतना करते करते, क्योंकि उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी, पूरा दिन वह इस घर में घनचक्कर की तरह बनी रहती थी। अब वो मुझे इस तरह से तरस आने लग गया था। बहुत कम उम्र के उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। उस पर मेरे भाई के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा था कि बेचारी थक जाती है, फिर उसे सोफे पर सोना पड़ता है। मैंने एक दिन उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज़ बेड पर आराम से सो जाया करो। कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें कहने की लाइट बंद नहीं होगी तो नहीं करूँगा, लाइट बंद भी नहीं होगी, तुम जैसे कहोगी वैसे करूँगा, पर मेरे साथ मेरे बेड पर चलो। मैं किचन में उसकी मदद भी करवा दिया करता था। मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी है, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने कहा, क्यों मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब आप हमारी हेल्प भी करवाता हूँ। कहने लगी कि हाँ वो तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा, देखो अब तुम्हें मुझसे डरने नहीं लगेगा, मैं भी दोस्त बन जाऊंगा ना। इसीलिए कहने लगी कि आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती या बदतमीजी तो नहीं करोगे। उस दिन जो तुमने किया था तो मेरी सांसें भी रुक गई थी। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें भी कुछ नहीं कहूँगा, तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे। कहने लगी, ठीक है, मेरे करीब तो नहीं आएगी, पर मैंने करीब भी नहीं जाना चाहता था। अब मैं उससे बातें करना चाहता था, बहुत हंसी मजाक करना चाहता था। अब मैं सारे काम से फ्री होता तो उसे मोटरसाइकिल पर बाहर लेकर आइसक्रीम भी खिला लाता। काफ़ी अच्छी लड़की थी। अब मैं मान चुका था कि अनजाने में उसके साथ गलत कर रहा था। 9 महीने का टाइम भी बीत गया। भाभी को एक बार बहुत दर्द हुआ। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे और रूमी को भाई के भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों बहुत इंतज़ार करते थे, देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर के कहा कि हमें एक खबर सुनाया कि कदम के नीचे से ज़मीन निकल गई। कहने लगा, मिस्टर हिमेश, आपको बेटा हुआ है, लेकिन आपकी पत्नी को हम बचा नहीं सके। ये क्या हुआ, लेकिन आपको पत्नी को हम बचा नहीं सके। ये सुनते ही मेरे कलेजा फट पड़ा। मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हिमेश भाई यूं ही जैसे सांस लेना ही भूल गए थे। यही हाल रूमी का भी था। कहने लगे, डॉक्टर अब क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो ठीक ठाक थी। तभी वो कहने लगे, उनका बीपी शॉर्ट हो गया था, इसीलिए सब कुछ बहुत अनन फानन में हो गया। हम तो जैसे मुसीबत पे टूट पड़ी थी। रूमी और भाभी की सबकी बहुत हालत ख़राब थी। पहली बार भाई यूं फूट फूट कर रोते देखा था। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था, बस यही कह रहा था, ये सब कैसे हो गया। एक तरफ रूमी, दूसरी तरफ भाई को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों ही काबू से बाहर थे। यह खबर जब मम्मी पापा ने सुनी तो उनकी हालत और ख़राब हो गई। मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। तभी तक नर्स बच्चे को लेकर संभाल रही थी। दोनों ही संभालने लगे थे। माँ आई तो अब रूमी माई के
चली गई और उनके जैसे तैसे उस मासूम बच्चे को रूमी संभालने लगी। वो चुपचाप सी हो गई थी। उसका सारा बचपन पहले की तरह हंसना बोलना जैसे खत्म हो चुका था। भाई भी अब चुपचाप रहने लगा था। उसने बात करो तो करता, अभी लगता रो पड़ेंगे। एक तो मैं था जो भाई को तसल्ली देता था। 2 महीने यूं ही बीत गए। मुझे लगा था जैसे रूमी अपने उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। रात को जब वो थकी हारी आकर बेड पर बैठती तो छोटू रोने लगता। हिमेश भाई का बेटा छोटू था। वह चुपचाप करवाने लगती। अब तो मुझे पर तरस आने लगा था। मैं उसे देखकर रोने लग जाता। मैंने कहा ऐसा करो कि छोटू को मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें नींद से भरी रहती। वो हमेशा थकी रहती। कहने लगती छोटू आपसे चुप नहीं रहेगा, मेरे पास ही ज़्यादा रहता है, मुझे ही पहचानता है। मैं भी उसकी मदद करना चाहता था। मैंने कहा मैं पकड़ लूँगा। इसी तरह 1 साल का भी वक्त बीत गया और मैं और छोटू के लिए तरसता रहता था, लेकिन रूमी को घर की फुर्सत नहीं मिलती थी। अब वह सभी का घर को संभाल लेती थी। ऐसे में रूमी के मायके में एक और मुसीबत आन पड़ी थी। रूमी की का बड़ा बहनोई जो एक कार हादसे में उसकी मौत हो गई थी, वह अभी वहाँ पर चले गए और रोने पीटने लगे। एक ही साल में रूमी के मायके में 2-2 मौत हो गई और यह किसी की बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत जल्दी उसकी बड़ी बहन को उसके ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया और कहा कि हम उसका खर्च नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह मेरे घरवाले और रूमी के घरवाले एक साथ इकट्ठे हुए और हिमेश भाई की रूमी की शादी रूमी की विधवा बहन से करा दी गई। रूमी की विधवा बहन भी 2 बच्चे थे। हमने उन बच्चों को अपना लिया और इसी तरह रूमी और मैं करीब आ गए, क्योंकि यह आइडिया मैंने ही रूमी के फैमिली को दिया था। अब वह मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी और प्यार भरी बातें करती और मेरे करीब आने लगी थी। अब बहुत समझदार हो गई थी, मेरे जज्बातों को समझने लगी थी और वह भी मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी। और इसी तरह हम दोनों का एक दिन मिलन हुआ और इसी तरह हम 2 जिस्म एक जान हो गए। शादी को 5 साल बाद ही रूमी भी प्रेग्नेंट हो गई थी। रूमी की बहन बहुत अच्छी थी। हिमेश भाई उसको बहुत खुश रखते थे और उसके दोनों बच्चों के माँ बाप दोनों मिल चुके थे। इधर छोटू बड़ा हो गया था और इस तरह हमारा हंसता खेलता परिवार फिर से एक बार मुस्कुरा उठा था। 9 महीने बाद रूमी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, जिससे मेरी खुशियों में 4 चांद लग गई थी। अब यही थी मेरी कहानी। हर इंसान को जुबानी सुनने को मिल जाएगी, लेकिन मेरी आप बीती आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं और रूमी आज बहुत खुश हैं, दोनों एक साथ हैं। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को सोचता हूँ तो बहुत भी दुख होता है और खुशी भी होती है। अगर कुछ बुरा होता है तो अच्छा भी होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे एक दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें।